ये बात बिल्कुल सच है कि जो भाग्य में है ना वो होकर ही रहता है। चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख हाथ पैर मार लीजिए, ज्योतिषों के पास जाइए, किसी के पास जाइए, लेकिन जो आपके साथ घटना होनी है ना वो होके रहनी है। तो आज की कहानी भी हमारी इसी पर डिपेंडेड है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और आज की कहानी मेरी एक ऐसे पंडित की है जिसने उसे पता है कि मेरे प्राण इस दिन निकलने वाले हैं। उसने कई कोशिश किए लेकिन सब कोशिश नाकाम रह गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक पंडित और महाकाल, जिसे महाकाल भी बोल सकते हैं और साथ में आप उन्हें यमराज का दूत मानेंगे। तो दोनों कैसे मिलते हैं और कैसे बातचीत होती है। एक दिन पंडित अपने उनके मित्र जो थे अपंग थे, यानी कि ना वो बोल सकता था और ना ही अच्छे से चल सकता था, उनके पैर भी नहीं थे। और उनसे मिलने की पंडित की इच्छा हुई और वो उनके जो मित्र थे वो 2-3 गांव को पार करने के बाद थे। इसलिए पंडित ने सुबह ही यात्रा शुरू की। जाते जाते थोड़ी दूर गए तो उन्हें एक आदमी उनके साथ जाने लगा। तो उन्होंने सोचा कि शायद इसे भी यात्रा करनी है। पूछा, आप कौन हो? तो महाकाल ने बताया, जो यमराज का दूत थे उन्होंने बताया कि मैं महाकाल हूँ, मेरा नाम महाकाल है। ये सुनकर पंडित को थोड़ा नाम अजीब लगा कि महाकाल है। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो? तो महाकाल ने बोला, हाँ, मैं यहाँ पर बहुत लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम से है। पंडित ने सोचा, अच्छा ही है, मेरे साथ चलेगा तो मेरा रास्ता भी कट जाएगा। दोनों साथ चलने लगते हैं, काफ़ी दूर जाते हैं। जब एक गाँव पार होता है, पंडित बोलते हैं, काफ़ी हम थक गए हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं। महाकाल कहते हैं कि यहाँ आप विश्राम करो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं अभी काम करके आता हूँ। महाकाल चले जाते हैं और जैसे ही उस गांव में एंटर करते हैं, वहाँ से आवाज़ आती है कि किसी एक आदमी की मृत्यु हो गई, काला भैंस ने उसे मार डाला। महाकाल अपना काम कर कर चले आते हैं। पंडित ये सब देख रहे हैं कि अभी तो ये ठीक था, लेकिन जैसे ही महाकाल उस गांव में एंटर करता है तो वहाँ से एक बुरी खबर आती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर दोनों आगे जाते जाते फिर दूसरे गांव पहुँचते हैं। तो पंडित कहते हैं, यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, बैठिए, विश्राम कर लेते हैं। तो महाकाल कहते हैं, नहीं, आप बैठिए, मुझे इस गाँव में भी कुछ काम है। अब पंडित को कुछ अजीब लग रहा है, सोच रहा है कि महाकाल नाम भी है और कुछ अजीब अजीब घटना भी हो रही है। जैसे ही उस गांव में जाते हैं महाकाल, वहाँ पर भी एक अजीब घटना होती है। वहाँ धुआं उठता है और पता चलता है कि वहाँ आग लग गई है, जिसमें 10-15 लोग मर गए हैं। महाकाल फिर काम करके अपना वापस आ जाते हैं। ये देख रहे पंडित को कुछ अजीब लगता है। अब वो तीसरे गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब पंडित कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर यह है कौन और इसके जाने से सारी बुरी बुरी घटना हो रही है। अब मैं पूछ के रहूँगा आखिर ये कौन है। तीसरे गांव की तरफ जाते हैं तो महाकाल कहते हैं कि यहाँ आप रुकिए, हमें कुछ काम है, आप आगे चलिए, चलते रहिए, हम अभी काम करके अपना आते हैं। पंडित अब इस बारी सोचते हैं कि मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं यहीं खड़ा होकर देखूँगा कि आखिर इसके जाने से ही क्यों हो रहा है। अब जैसे ही वो पंडित वहीं खड़े के देख रहे हैं, महाकाल जाते हैं उस गांव में और वहाँ से पता चलता है कि औरत को सांप ने डस लिया और औरत की मृत्यु हो गई। महाकाल अपना काम वापस करके आते हैं। तब अचानक से पंडित बहुत गुस्से से बोलते हैं कि तुम जिस गांव में जा रहे हो वहाँ बुरी घटना हो रही है, तुम कौन हो? महाकाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप तो विद्वान हैं, मैंने सोचा था कि आप मुझे पहचान गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मैं महाकाल यानी कि यमराज का दूत हूँ। मैं यहाँ लोगों के प्राण हरने आया हूँ। ये बात सुनकर पंडित हकपका जाता है कि उस समय से मेरे साथ यमराज चल रहा है। अब वो डर सा जाते हैं, डरते डरते पूछते हैं कि क्या आगे भी किसी की मृत्यु होने वाली है? महाकाल कहते हैं, हाँ, और अगली मृत्यु तुम्हारे अपने ही मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। तुम उस गाँव में जिससे अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, उसी की मृत्यु तुम्हारी वजह से ही होने वाली है। अब पंडित सोचता है कि कैसे हो सकता है। अब चौथे गांव में उसकी मित्र का घर था। पंडित ने सोचा मैं नहीं जाऊंगा,
जाऊंगा ही नहीं तो मेरे दो मित्र की मृत्यु कैसे होगी। अगर यमराज कह रहा है तो सच ही होगा, मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वहीं वो रुकने का प्लान करते हैं। तो यमराज कहते हैं क्यों चलना नहीं है। तो बोलते हैं नहीं, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। अगर मेरे मित्र की मृत्यु मेरी वजह से होगी तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, और ऐसे भी मैंने उसका क्या बिगाड़ना है कि जो मेरी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी वो पीछे मुड़ता है वापस जाने के लिए पंडित। तब तक उसका मित्र दौड़े दौड़े आ रहा है। दौड़े दौड़े आ रहा है तो ये देखकर पंडित हैरान हो जाता है कि मैं तो मित्र से मिलने उसके गांव जा रहा हूँ, ये पीछे पीछे कैसे आ रहा है। तब यमराज उसके तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो इतना तेजी से दौड़ते दौड़ते आ रहा है, इतना तेजी से कि दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूल गई होती है, और उसके पैर उतने अच्छे से अपंग था, उतने अच्छे चल नहीं पा रहा है, ना बोल पा रहा था, बल्कि 2 गांव से पंडित का पीछा करते हुए आ रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत थक चुका था। और थकने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी और आते अपने मित्र के कदमों में गिर जाता है, प्राण त्याग देता है। ये देखकर पंडित बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है ये कैसे हो गया। तब यमराज कहते हैं कि भले तुम उसके गाँव मत जाओ, लेकिन वो तुम्हारा 2 गांव से पीछे करते हुए आ रहा है, और उसके अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है, वो वृद्ध हो चुका है, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि अब और दौड़ सके। वो दौड़ते दौड़ते उतना उसके मुंह में आवाज़ नहीं था जिससे तुम्हें आवाज़ दे सके, जिसकी वजह से उसके प्राण चले गए हैं, और इसका कारण तुम हो, क्योंकि तुमने पीछे मुड़कर अपने मित्र के देखा ही नहीं। पंडित ने अब उसका अंतिम संस्कार और करके उस गाँव से निकला। अब यमराज कहते हैं मेरा रास्ता दूसरा है। अब पंडित के मन में इच्छा हुई कि मैं भी पूछूं कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। इसलिए पंडित ने कहा कि आप तो यमराज हो, तो आगे आप किसको मारने वाले हो। तो पंडित की बात सुनकर यमराज ने कहा मेरा तो रोज का काम है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु मैं जानता हूँ कब होने वाला है। अब ये सुनकर पंडित के मन में इच्छा हुई कि मैं भी जानूँ। इसलिए पंडित ने कहा मुझे जानना है कि मेरी मृत्यु कब है, मैं भी जानना चाहता हूँ। तब यमराज ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु अगले 10 दिन बाद होने वाली है, और वो भी तुम खुशी खुशी फांसी चढ़ने वाले हो, तुम खुद से फांसी लगोगे। ये सुनकर वो थोड़ा घबराया, बोले मैं क्यों फांसी चढ़ूंगा, मगर तुम्हारी मृत्यु किसी दूसरे राज्य में जाने से होगी, और तुम खुशी से वो फंदा जो है खुद से लगाओगे। ये सुनकर वो घबरा जाता है, लेकिन अब वो जानता है कि तो यमराज है, सच ही बोलता होगा। ये कहकर यमराज अपना रास्ता पकड़ लेते हैं और पंडित अपने गांव चला जाता है। अब आकर वो रात भर सो नहीं पाता, दिन भर किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा। सोच रहा है कि कैसे हो सकता है, मैं अपनी हत्या में कैसे कर सकता हूँ, और दूसरे राज्य में क्यों जाऊँगा मैं भला। मुझे दूसरे राज्य में जाने का, हाँ हो सकता है मैं पंडित हूँ तो कोई ना कोई काम होगा तो मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए वो इस बात के लिए अब वो बिल्कुल राजी नहीं था कि मैं किसी गाँव दूसरे जाऊँ, किसी राज्य में जाऊँ। इसलिए राजा के पास जाता है, अपने जो राजा उसे बहुत खास मेहमान जानते हैं, जाता है राजा को सारी बात बताता है कि यमराज मुझे मेरे रास्ते में उसने ऐसे बताया है कि मेरी जान को खतरा है, और मेरी जान फांसी लगने की वजह से होगी, और वो भी दूसरे राज्य में जाने की वजह से होगी। राजा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आप दूसरे राज्य में जाएंगे ही नहीं तो आपकी मृत्यु कैसी होगी। सभी मंत्री सब सैनिक मिलकर इस बात को तय करते हैं कि आपको आप दूसरे राज्य में भेजेंगे ही नहीं तो आपकी मृत्यु कैसी होगी। राजा ने पंडित के रहने का पूरा इंतजाम अपने घर में करवा लिया, अपने राज्य में उनको एक अच्छा सा रूम दे दिया, सब खाना पाना सब कुछ, उनको कुछ भी कहीं लेने के जाने की जरूरत नहीं थी। अब वो पंडित आराम से अपने राज्य में, राजा के राज्य में राज कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। अब पंडित भी इस भय से मुक्त हो गया कि मैं कहीं राज्य में जाऊंगा ही नहीं दूसरे राज्य में, तो मेरी मृत्यु कैसी होगी। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। 9वें दिन यानी 10वें दिन उसके मृत्यु का दिन था। 9वें दिन हुआ क्या, रात को अचानक पंडित की नींद में चलने की बीमारी थी, जिससे पंडित को भी नहीं पता था। वो नींद में चलने की बीमारी अचानक से उजागर हो गई और वो नींद में उठा। उठते ही अस्तबल में गया। अब राजा के सैनिक पंडित को राजा का खास मेहमान समझते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं टोका रोका कि क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। इसलिए वो अपने मन से कहीं भी जा सकता था, कोई रोक नहीं सकता था। अस्तबल में से उसने एक घोड़े को लिया, उस पर बैठा, बैठते चलना शुरू किया तो दूसरे राज्य में पहुंच गया। अब वहां पहुंचा दूसरे राज्य में तो वहां के राजा उसके राज्य में घुस गया, लेकिन वहां सब निद्रा में थे, जिसकी वजह से किसी को कुछ नहीं पता चला। और वो जाते जो राजा का शयन कक्ष था, वहां पर राजा रानी जो विश्राम करते सो रहे थे, उनके बीच में जाकर सो जाता है। सुबह उठते ही जब राजा देखते हैं कि रानी के बगल में पंडित कौन सोया है,
उसे राजमहल में दरबार में पेश किया जाता है और सबके सामने राजा गुस्से से उसे मृत्युदंड का सजा देते हैं, फांसी लगाने का। पंडित तब समझ जाता है। वो कहता है कि राजा, मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं यहाँ आया कैसे, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि ये मेरी मृत्यु का दिन था, मतलब आज 9वां दिन है और कल मेरी मृत्यु होगी, इसीलिए शायद मैं आपके राज्य में चल आया हूँ। मैं इस राज्य का हूँ नहीं। भला आप सोचिए कि मैं आपके सैनिकों ने नहीं रोका, मैं कैसे अंदर आ गया और आकर आपके रूम में ही क्यों सो गया। हो सकता है ये जो सही बात है यमराज ने जो बताई थी वो सही है, इसीलिए आज मुझे ऐसी सज़ा मिली है कि मैंने बहुत उपाय किया था बचने के लिए, लेकिन नहीं बच पाऊँगा। ये सुनकर राजा कहते हैं कि ये ज़रूर अपने आप को बचाने का प्लान कर रहा है। तो बोलते हैं मुझे सारी बात बताओ। तो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैं दूसरे राज्य का पंडित हूँ, वहाँ से मुझे पता नहीं चला मैं कैसे यहाँ चला आया। तो राजा कहते हैं, राजा के जो मंत्री होते हैं बोलते हैं ठीक है, एक बार इनके राजा से भी बात कर लेते हैं जो उसके बारे में बता रहा। अब पड़ोसी के जो राजा थे वो इस राजा के गहरे मित्र थे, इसलिए उन्होंने गहरे मित्र के पास संदेश भेजाया कि आपके यहाँ से एक पंडित आया जो ऐसी सी बात बता रहा, क्या सच है। उधर से संदेश लेकर आदमी आता है कि बिल्कुल सही कह रहा है ये पंडित, इस पंडित के साथ ऐसा हुआ है और हमने इसको सहारा दिया था, पता नहीं चला ये पंडित यहाँ कैसे चले आए। सच में ये सच है कि इनको 10वें दिन की मौत की लग रहा था कि मरने वाले हैं, इसलिए हमने इनको एक सहारा दिया था, किसी दूसरे राज्य में नहीं जाने दिया था। अब राजा सोचते हैं कि मैंने तो एक बेकसूर इंसान को सजा देने जा रहा था, लेकिन अब राजा सोचते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैंने तो सबके सामने ये कह दिया है कि इसको मैं फांसी की सज़ा दूंगा, अब मैं अपना वचन का मान कैसे रखूँगा। ये सुनकर वहाँ के मंत्री या सभी जो सैनिक को सब सलाह मशवरा करते हैं कि ऐसा करिए, आप एक कच्चा धागा लीजिए, कच्चा धागा, पतला सा धागा, उससे थोड़ी मौत होने वाली है, उसे लगा दीजिए और आपके वचन का मान भी रह जाएगा और पंडित भी जिंदा रह जाएगा। पंडित को भी ये बात बता देते हैं, सभी लोग खुश हैं कि पंडित नहीं मरेगा, वचन का मान रह जाएगा कि राजा ने वचन दिया था कि उसे फांसी देंगे और उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। और कच्चे धागे से कौन मरता है। कच्चा धागा लटका दिया गया, पंडित को बुलाया गया। पंडित बहुत खुश था कि मैं तो अब बच जाऊंगा और सभी लोग भी बहुत खुश थे। पंडित ने गले में खुद से वो कच्चा धागा डाला, जैसा कि यमराज ने कहा था खुद से तुम अपना को फांसी लगाओगे। डाला और डालते ही धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले धागा ने अपना काम कर लिया। पंडित के गले पर निशान पड़ गया जिससे रक्त की धार बहने लगी और उस कच्चे धागे ने पंडित की जान ले ली। सबने सोचा पंडित बच गया है, लेकिन ये क्या, पंडित ने तो प्राण त्याग दिए। सभी की आंखें नम हो गई कि बेकसूर इंसान को ऐसी सजा मिल गई। लेकिन अब विधाता के लिखे पर किसी का कुछ नहीं हो सकता। तब सबको समझ आ गया था कि पंडित सच कह रहा था और ये बात सच है कि जो भगवान ने तय कर दिया, जो हमारे भाग्य में लिख गया है, वो कभी नहीं मिट सकता। तो ये बात सच है। अगर हम किसी चीज़ को अनजान है ना, तो देखिए पहले पंडित को इस सब चीज़ के बारे में पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला, तो मज़े में ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन जब उसे ये बात पता चला कि मेरा मृत्यु होने वाला है, तो वो एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहा था। बहुत मुश्किल था उसके लिए जीना। तो यही होता है ना कि अच्छा है हम कुछ चीज़ें अपने बारे में नहीं जानते हैं, अगर हम उस चीज़ को जान जाएंगे तो हम क्या अच्छे से जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो यही है, भगवान इसीलिए हमें अंतर्यामी या दूर जैसे हमारे देखने की जो है ना शक्ति नहीं देता, ताकि हम अपनी जो लाइफ है अच्छे से जी पाएंगे। तो हम अपनी जो भविष्यवाणी करने लगेंगे, ये जान लेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हम ना जी पाएंगे ना मर पाएंगे अच्छे से। वही हाल पंडित का हुआ। अगर पंडित को ये चीज़ पता नहीं होता तो बेआराम से जीता, कोई जितनी ज़िंदगी थी आराम से जी सकता था, लेकिन उसको जब पता चला तो वो ज़िंदगी जीना छोड़ चुका था और उसके बाद तो उसको मरना ही था। तो यही है कहानी आज की। आपको ये कहानी कैसी लगी कि भाग्य में जो लिखा है ना वो कभी नहीं मिट सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, रेजर से मिटाइए या किसी से मिटाइए, मिट नहीं सकता। जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा है तो बुरा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो ऐसी अगली कहानी में आपसे मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।